नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए कविता धिंगड़ा। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 ए के बारे में। सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 ए जो है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है। जी हाँ, असेसिंग ऑफिसर भी आपकी ऑडिट करवा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, आप खुद से जो अपनी ऑडिट करवाते हैं, आप खुद से जो अपनी इनकम टैक्स की ऑडिट करवाते हैं एज पर सेक्शन 44 ए बी, सेक्शन 44 ए बी के अकॉर्डिंग जो आपकी ऑडिट होती है वो इसमें कंसीडर नहीं की जाएगी। ये वो ऑडिट है जो असेसिंग ऑफिसर करवाता है। अगर असेसिंग ऑफिसर आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, जो भी आपने आईटीआर फाइल की, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपके अकाउंट्स की ऑडिट करवा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले उसे अप्रूवल लेना होगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का, प्रिंसिपल कमिश्नर का या फिर चीफ कमिश्नर का। इनमें से किसी का प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं केसेस, यानी किस किस केस में वो आपकी ऑडिट करवा सकता है। ठीक है, सबसे पहला केस हमारे पास क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स। अगर आपके अकाउंट्स जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर है, जिसे वो अपने आप से कंसीडर नहीं कर पा रहा कि किस चीज की ट्रांजेक्शन्स हैं, और आप उसको पूरी तरीके से अपने अकाउंट्स के अंदर नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो क्या करवाएगा, आपके अकाउंट्स की ऑडिट करवा सकता है। सेकेंडली, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स आपका बहुत ज्यादा है। सबसे पहले मैंने बताया कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर है। दूसरा, जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा अकाउंट आपके हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स आपकी बहुत ज्यादा है तो भी वो आपके अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकता है। तीसरा, अगर उसे डाउट है करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स पे, यानी जो आपके अकाउंट हैं उसकी करेक्टनेस पे उसे डाउट है कि ये अकाउंट करेक्ट है भी या नहीं, तो वो भी वो आपकी ऑडिट करवा सकता है। चौथा, अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स यानी एक ही ट्रांजेक्शन को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, या एक ही पार्टी बार बार रिपीट हो रही है, उसको बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आपने की हुई है, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन अगर वहां एग्जिस्ट कर रही है तो भी वो आपके अकाउंट्स जो है ऑडिट करवा सकता है। और इसके अलावा अगर जो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है वो मतलब बहुत कोई रिस्की एक्टिविटी आप ऐसी कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी ऑडिट जो है वो बहुत जरूरी है, तो भी वो आपकी ऑडिट करवा सकता है। एंड मोर ओवर, कहीं भी अगर उसे लगता है कि रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू का लॉस हो रहा है, यानी इंटरेस्ट ऑफ द रिवेन्यू अगर कहीं भी उसे दिखेगा, यानी डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिवेन्यू मिल सकती है और लेकिन डिपार्टमेंट को उसका लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ भी अगर उसे लगा तो वो ऑडिट करवा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर है, किसी भी तरीके की वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स है, बार बार रिपीट हो रही है ट्रांजेक्शन, ठीक है, या फिर इसके अंदर आपके पास नेचर जो है, नेचर इस तरीके का है बिजनेस का, रिवेन्यू लॉस अगर उसे लग रहा है, इन केसेस में वो क्या कर सकता है, ऑडिट करवा सकता है। ऑडिट करवाने के लिए उसे प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, किसकी, चीफ कमिश्नर की, प्रिंसिपल कमिश्नर की, ठीक है, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। उनकी अप्रूवल लेने के बाद ही असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, आप लोगों का ऑडिट करवा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये ऑडिट करेगा कौन, ये ऑडिट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए। देखिए, दो तरीके का ऑडिट होता है, या तो आपके अकाउंट्स का ऑडिट होगा या फिर आपकी इन्वेंटरी का ऑडिट होगा। अकाउंट्स का जो ऑडिट होगा वो कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो इन्वेंटरी का ऑडिट है उसे सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। क्लियर हो गई ये बात आपको? नाउ, जो आपके पास ऑडिट होगी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके पास असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 142 सब सेक्शन 2A का नोटिस जारी कर दिया कि भैया मैंने आपकी ऑडिट करवानी है, मुझे ऐसा ऐसा लगा कि आपकी इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है और मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये एक्चुअल है भी या नहीं है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर दिया, नोटिस आप लोगों के ऊपर जारी कर दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सीधा उसका जवाब देने पहुंच जाएंगे? नहीं। पहली बात, असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट आप लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकता। असेसिंग ऑफिसर को ये ऑर्डर इशू करने से पहले आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी जरूरी है। अगर उसने जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो मेरे पास कहता है कि प्रोवाइडेड दैट असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट डायरेक्ट द असेसी टू गेट द अकाउंट सो ऑडिटेड or inventory so valued unless the assessee has been given a reasonable opportunity of being heard। ना ही वो आपकी इन्वेंट्री को वैल्यूड करवा सकता है,
ठीक है, और ना ही वो आपके अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकता है विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया है तो आप लोग इसके ऑडिट करवाने के लिए लायबल नहीं है। सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, असेसिंग ऑफिसर आप लोगों को एक स्पेसिफाइड टाइम देगा जिसके अंदर आपको ऑडिट की ये रिपोर्ट सबमिट करवानी जरूरी है। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने सेक्शन 44 AB के तहत अगर ऑडिट करवाई है तो इसका उससे लेना देना नहीं है। ये ऑडिट अलग से आप लोगों को करवानी ही पड़ेगी, और जितने टाइम पीरियड का असेसिंग ऑफिसर ने बोला है उतने टाइम पीरियड में आपको उनको जवाब भी दे देना है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर चाहे तो सो मोटो इस टाइम को बढ़ा भी सकता है, और आपकी रिक्वेस्ट हो तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर भी इस टाइम को इंक्रीज कर सकता है। यानी अगर अपने आप से वो चाहे तो अपने आप से भी टाइम इंक्रीज कर देगा, अगर आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन डाली है तो आपकी एप्लीकेशन पे भी टाइम इंक्रीज कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो टाइम इंक्रीज होगा प्लस में जो पहले वाले टाइम था वो 180 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता, यानी टोटल टाइम पीरियड जो है इसमें कितने दिन का रहेगा, 180 डेज का रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास था सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A। अगर आपको ऑडिट के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगी। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।